चैप्टर 9 फ़ायदा 7 पैसे के लिए काम नहीं करना। 2002 में मैं एक टॉक रेडियो प्रोग्राम में मुझसे एक श्रोता ने यह सवाल पूछा। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं जो एक बड़ी सिलिकॉन वैली कंप्यूटर कंपनी में काम करता हूं। जैसा आप जानते हैं, यह उद्योग बुरी तरह ध्वस्त हो गया है, ख़ास तौर पर यह यहाँ कैलिफोर्निया में। मुझे नौकरी से भी नहीं निकाला गया है, परंतु मुझसे अपनी तनख्वाह कम करने के लिए और कम घंटे काम करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं यहाँ पर बे एरिया में रियल एस्टेट कितनी महंगी है। मेरे मॉर्टगेज का पेमेंट लगभग उतना ही होगा जितनी की कटौती के बाद मिलने वाली मेरी तनख्वाह। मुझे डर है कि अगर मेरी तनख्वाह में मुझे एक कटौती और करनी पड़ी तो शायद मैं अपने घर से हाथ धो बैठूँगा। इसके अलावा मेरा रिटायरमेंट प्लान मेरा 401 के लगभग मिट्टी में मिल चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या आपने अपना घर बेचने की कोशिश की? मेरा पहला सवाल था। हाँ, श्रोता ने कहा, समस्या यह है कि घर की कीमत इतनी घट गई है कि घर का जितना मूल्य है उससे ज़्यादा उस पर कर्ज है। अगर मुझे उसे बेचना पड़ा तो मुझे ख़रीदार से पैसे मिलने के बजाय उसे कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर मेरे पास यह समस्या रहेगी कि मैं कहाँ रहूँ। मकान किराया उतना ही तगड़ा है जितनी कि मॉर्टगेज की पेमेंट। आपकी पत्नी क्या करती है? मैंने पूछा। वह एक झूलाघर में काम करती है। झूलाघर में भी समस्याएं आ रही है क्योंकि बहुत से परिवार उस इलाके से बाहर चले गए हैं। उसकी नौकरी सुरक्षित है, परंतु वे उसे अधिक पैसे नहीं देते हैं। वे ज़्यादातर तनख्वाह वाली नौकरी की तलाश क्यों नहीं कर रही हैं? मैंने पूछा। उसकी तो इच्छा है, परंतु झूलाघर में काम करने का एक लाभ यह है कि हमारे 2 बच्चे वहाँ पर मुफ्त में रह लेते हैं। अगर उसे बच्चों को संभालने के लिए इंतज़ाम करना पड़े तो उसमें लगभग उतना ही खर्च आएगा जितना कि उसे दूसरी कंपनी में तनख्वाह मिलेगी। क्या आपने कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने के बारे में सोचा है जिसे घर से ही शुरू किया जा सके? मैंने आपको बताया कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। बिना पैसे के हम बिज़नेस किस तरह शुरू कर सकते हैं? क्या आपने और आपकी पत्नी ने घर पर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने के बारे में विचार किया है? वहाँ पर शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती और वे आपको प्रशिक्षित भी करेंगे। मैंने पूछा। अरे हाँ, हमने उन स्कैम्स पर विचार किया था। वे कुछ पैसे नहीं देते। वे हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। रेडियो प्रोग्राम के मेज़बान ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए हमें बताया कि उसके कार्यक्रम का समय समाप्त हो चुका है। उस श्रोता और मेरे बीच का संवाद अधूरा ही रह गया। वह कभी पूरा नहीं हो पाया। मैं इस रेडियो इंटरव्यू का जिक्र इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मूलभूत जीवन मूल्यों के अंतर को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। श्रोता को स्पष्ट रूप से धन की आवश्यकता है और मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। जैसा आप में से कुछ जानते हैं, मेरी पत्नी और मैं दिवालिया रह चुके हैं। कुछ सप्ताह तक तो हम बेघर भी हो गए थे। इसीलिए मैं जानता हूं कि पैसे की ज़रूरत कैसी होती है। परंतु अगर 10 साल से भी कम समय में किम और मैं आर्थिक रूप से आज़ाद हो गए तो इसका कारण सिर्फ यह था कि हम धन और संपत्ति के अंतर को जानते थे। अगर आप इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं कि किम और मैंने किस तरह दिवालियापन से आर्थिक आज़ादी तक के सफ़र को 10 साल से कम अवधि में पूरा किया, तो यह कहानी रिच डैड सीरीज़ की पुस्तक रिच डैड रिटायर यंग रिटायर रिच में बताई गई है। इसके अलावा रिच डैड सीरीज़ की पुस्तक रिच डैड कैश फ्लो क्वाड्रेंट शुरू ही वहाँ से होती है जब 1985 में किम और मैं बेघर थे, जो हमारा सबसे बुरा वर्ष था। मैं इन 2 पुस्तकों का जिक्र अपने आप में से उन लोगों के लिए कर रहा हूं जिन्हें इस बात में संदेह हो कि दिवालियेपन और धन के अभाव की मुझे पर्याप्त समझ है। दोनों ही पुस्तकें यह बताती हैं कि हम अपने आर्थिक दलदल से कैसे बाहर निकलें। मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि किम और मैं जानते हैं कि पैसे का भाव क्या होता है। इसीलिए हम अमीर बनना और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना अधिक पसंद करते हैं। हमारे लिए पर्याप्त धन के बिना जिंदा रहना जीने का एक भयानक तरीका था। इसने हमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने के अलावा भी और कई तरह से चोट पहुंचाई। पैसे की कमी ने हमारे विवाह, आत्मविश्वास और आत्म स्वाभिमान का भी इम्तिहान लिया। जीने के 3 तरीके। रेडियो कार्यक्रम खत्म होने के बाद काफ़ी समय बाद भी मेरे मन में उस फ़ोन करने वाले युवा पिता का सवाल घुमड़ता रहा। जैसा पिछले अध्याय में बताया गया कि हम एक दूसरे से आत्मा या भावना से भावना की बात कर सकते थे। इस प्रकरण में हमारे संप्रेषण की वेवलेंथ डर का भाव था। मैं उसके डर को महसूस कर सकता था और यह महसूस करते समय मुझे इससे कष्ट हो रहा था। मैं निश्चित रूप से जानता था कि यह डर कैसा होता है। इस अध्याय में जिन फायदे का वर्णन है, दरअसल वह भावनाओं के बारे में है। किम और मैं व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो 3 भावनाएं होती हैं और उन भावनाओं के साथ जीने के अलग अलग तरीके होते हैं। वे भावनाएं: नंबर 1, डर की भावना।
जब किम और मैं बेघर और तथा गरीब थे तो डर की भावना के कारण हमें लकवा मार गया था। यह भावना इतनी गहन थी कि इसने हमारे पूरे शरीर को सुन्न कर दिया। यही वह भावना थी जो मुझे उस युवा पिता से फ़ोन पर बात करते समय महसूस हुई। यही वह भावना थी जो मुझे बचपन में अपने परिवार के बीच बड़े होते समय महसूस हुई। मेरे माता पिता गरीब थे और अधिकांश मौक़ों पर उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था। पर्याप्त पैसा न होने की भावना मेरे बचपन में अधिकांश समय हमारे परिवार के सिर पर तलवार की तरह लटकी रहती थी। नंबर 2, क्रोध और कुंठा की भावना। जीने का दूसरा तरीका क्रोध या कुंठा के भाव के साथ उठना और काम पर जाना है, खासतौर पर तब जब आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हों। जो व्यक्ति इस भावना के साथ रहता है उसके पास एक अच्छी नौकरी और अच्छी तनख्वाह हो सकती है, परंतु वह काम करना बंद नहीं कर सकता और यहाँ से कुंठा शुरू होती है। वे जानते हैं कि अगर वे थम गए तो जिस दुनिया में वे रहते हैं वह ढह जाएगी। इस तरह के लोग यह कह सकते हैं, मैं छोड़ नहीं सकता, अगर मैं छोड़ूंगा तो बैंक मेरे यहाँ धावा बोल देगी और मेरी हर चीज़ ले जाएगी। ये लोग अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, अगली छुट्टियों तक इंतज़ार करो, या रिटायरमेंट में केवल 10 साल बचे हैं। नंबर 3, खुशी, शांति और संतुष्टि की भावना। जीने का तीसरा तरीका है मन की शांति के साथ जीना, यह जानते हुए कि चाहे आप काम करें या नहीं आपके पास काफ़ी पैसा आता रहेगा। 1994 में जब किम और मैंने अपना बिजनेस बेचा और हम रिटायर हुए, तब से हम इसी भावना के साथ जी रहे हैं। तब किम 37 वर्ष की थी और मैं 47 वर्ष का था। मेरे लिए यह एक ऐसी भावना है, जीने का एक ऐसा तरीका है जो इतना मूल्यवान है कि इसे हासिल करने की कोशिश की जानी चाहिए। हालांकि हम आज भी काम करते हैं, परंतु हम मजबूरी में काम नहीं करते। हम जानते हैं कि हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी समय काम करना बंद कर सकते हैं और इसके बाद भी हमारे पास जीवन भर पर्याप्त से अधिक पैसा आता रहेगा। यह बहुत ही सुखद भावना है। धन और संपत्ति के बीच का अंतर। रेडियो इंटरव्यू के दौरान मैं उस युवा पिता से यह कहना चाहता था कि अगर वह धन के लिए काम करना जारी रखेगा तो उसकी समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगी। जब मैंने उसे यह सुझाव दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ पार्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करे, तो इसके पीछे यह कारण था कि वे सिर्फ अधिक तनख्वाह पाने की कोशिश करने के बजाय संपत्ति हासिल करने के लिए मेहनत करें। जब उसने कहा, अरे हाँ, हमने उन स्कैम्स पर विचार किया है, वे कुछ पैसे नहीं देते, वे हमसे उम्मीद करते हैं कि हम बिना पैसे कमाए 2 या 3 साल तक काम करते रहें। हमें पैसा आज चाहिए, आज से 2 या 3 साल बाद नहीं। तो मैं जानता था कि अगर उसे अपने जीवन की क्वालिटी को सुधारना था तो उसे अपने जीवन मूल्यों को बदलने की ज़रूरत थी। दूसरे शब्दों में, मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि अगर वह और उसकी पत्नी अंततः अधिक धन हासिल कर लेंगे तो वे एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे। मुझे संदेह है कि अगर उन्होंने अपने मूलभूत जीवन मूल्य नहीं बदले तो वे हमेशा जीवन 2 में अपनी बची हुई ज़िंदगी गुजार देंगे और वे जीवन भर गुस्से और कुंठा से भरे रहेंगे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करने का विकल्प चुना था। संपत्ति क्या है? मेरी पिछली पुस्तकों और दूसरे रिच डैड प्रोडक्ट्स में मैंने जिक्र किया था कि संपत्ति धन में नहीं नापी जाती बल्कि समय में नापी जाती है। हमारी परिभाषा है, संपत्ति किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। जैसा मैंने कहा, संपत्ति समय में नापी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे नाम पर कुल जमा $1000 की बचत हो और मेरे जीवन यापन का खर्च प्रतिदिन $100 हो तो मेरी संपत्ति 10 दिन है। अगर मेरे खर्च $50 प्रतिदिन है तो मेरी संपत्ति 20 दिन होगी। संपत्ति की परिभाषा को समझाने के लिए यह एक अति सरलीकृत उदाहरण है और संपत्ति धन के बजाय समय में नापी जाती है। स्वास्थ्य और संपत्ति एक जैसे हैं क्योंकि दोनों समय में नापा जाता है। हम सभी को ही इस तरह की कहानियाँ सुनी है कि डॉक्टर किसी से कहता है, तुम्हारे पास जिंदा रहने के लिए 6 महीने बचे हैं। डॉक्टर मरीज को उसके स्वास्थ्य का अनुमान समय के पैमाने में दे रहा है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो आर्थिक रूप से इतने पीछे हैं कि वह अपनी संपत्ति को यह कहकर नापता है, मैं -2 महीने की संपत्ति का स्वामी हूं। दूसरे शब्दों में, वह सचमुच उधार लिए हुए समय और उधार लिए हुए धन पर जी रहा है। यह कहा गया है कि औसत अमेरिकी परिवार आर्थिक विनाश से 3 तनख्वाह से भी कम दूर रहता है। अगर औसत तनख्वाह की अवधि 2 सप्ताह या 14 दिन की है तो इसका अर्थ है कि औसत अमेरिकी परिवार 44 दिन की संपत्ति का स्वामी होता है। उसके बाद उसका जीवन स्तर घट जाता है। संपत्ति के बजाय धन के लिए काम करते समय यह समस्या आती है। आगे बढ़ने से पहले शायद आप खुद से यह सवाल पूछना चाहें, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका जीवन साथी और आप
आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने दिनों तक आर्थिक रूप से जीवित रह सकूंगा। आपका जो जवाब होगा वह आपकी संपत्ति होगी। अच्छी खबर यह है कि चाहे आप आज अधिक धन न भी कमाते हो तो भी आपकी दौलत बहुत बढ़ सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको संपत्ति के लिए काम करना सिखाती है। विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के शोध के दौरान मैंने पाया कि वक्ताओं को जीवन मूल्य के जिस बिंदु को स्पष्ट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी वह था संपत्ति के लिए काम करने और धन के लिए काम करने का अंतर। एक बार मैं जिस मीटिंग में गया वहाँ पर एक अतिथि अपना हाथ उठाया और उसने पूछा, मैं कितना धन कमा लूँगा। दुर्भाग्य से मीटिंग में प्रस्तुति दे रहे व्यक्ति ने अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट नहीं किया कि बिजनेस बनाने और नौकरी करने में कितना फ़र्क होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन और संपत्ति के बीच के अंतर को उसने ठीक से नहीं समझाया। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर लोगों को जो जवाब सुनने को मिला उससे वे चकरा गए और कुंठित हुए। वक्ता ने एक जवाब यह दिया कि आपकी आमदनी असीमित होगी। इस जवाब के साथ समस्या यह है कि मीटिंग में भाग ले रहे ज़्यादातर लोग असीमित आमदनी की तलाश नहीं कर रहे थे, बल्कि हर महीने $1000 से $3000 की अतिरिक्त कमाई के अवसर के बारे में सोच रहे थे। मेरे विचार से वे अब भी संपत्ति के बजाय धन के संदर्भ में सोच रहे थे। दूसरे शब्दों में, धन दो प्रकार का होता है। एक वह धन जो श्रम से आता है और दूसरा वह धन जो आपकी संपत्तियों एसेट्स से आता है। अगर आप जीवन भर कड़ी मेहनत करना चाहें तो धन के लिए काम करते रहें, जैसा अधिकांश लोग करते हैं। दुविधा का अगला बिंदु तब आया जब वक्ता ने कहा, अच्छा, अगर आप सभी लोग हर महीने $3000 की अतिरिक्त कमाई करना चाहते हैं तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह आपको ज़िंदगी भर मिलती रहेगी, चाहे आप काम करें या ना करें। हालांकि ज़्यादातर श्रोताओं ने इस विचार पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, परंतु मुझे दिख रहा था कि ज़्यादातर लोगों को यह संभव नहीं लग रहा था। और इसके अलावा ज़्यादातर लोग यह चाहते थे कि $3000 महीने के यह अतिरिक्त कमाई उन्हें सिर्फ अगले महीने हो जाए। वे कुछ साल तक मुफ्त काम करने और बिजनेस बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जिससे उनकी आमदनी हमेशा के लिए सुनिश्चित हो जाएगी। यह मेरा अनुमान है कि वहाँ पर बैठे ज़्यादातर लोग अब भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों या कर्मचारियों की तरह सोच रहे थे जो धन के लिए काम करते थे, न कि बिजनेस मालिकों और निवेशकों की तरह जो अपने एसेट्स से संपत्ति हासिल करने के लिए काम करते हैं। एक अलग तरह का धन। अमीर लोगों के ज़्यादा अमीर बनने का सीधा सा एक कारण यह है कि अमीर लोग एक अलग तरह के धन के लिए काम करते हैं। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नीचे दिया गया डायग्राम इस अंतर को स्पष्ट करने में मदद करेगा। आय और व्यय, संपत्ति और दायित्व। अगर आप इस डायग्राम से परिचित नहीं है तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डायग्राम है, या आप इसके बारे में अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ लें, या फिर अपने उस मित्र से बात करें जिसने यह पुस्तक पढ़ी हो और उससे इसे समझाने के लिए कहें। इस डायग्राम को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे अमीर डैडी के कई सबक समझने के लिए इसे समझना लगभग अनिवार्य है। जैसा मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, मेरे बैंकर ने मुझसे कभी मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा, मेरा बैंकर मुझसे मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगता है। अमीर डैडी भी यही कहते थे, जब आप स्कूल छोड़ देते हैं तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका रिपोर्ट कार्ड होता है। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल IQ का पैमाना होता है। इससे आप यह समझ जाएंगे कि यह डायग्राम हर उस व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है जो आर्थिक स्वतंत्रता या प्रचुर संपत्ति हासिल करना चाहता है। फोकस का अंतर। E और S तथा B और I के बीच के अंतर को बेहतर तरीके से समझाने का एक तरीका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग है। क्वाड्रेंट के दाएं और क्वाड्रेंट के बाएं हिस्से के बीच का अंतर फोकस का अंतर है। नीचे यह समझाया गया है कि मेरा क्या अर्थ है। सीधे सीधे कहा जाए तो E और S क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है। I और B और I क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान यहाँ लगा रहता है, यानी संपत्ति। क्या आप अब भी धन के लिए काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया गया मूलभूत अंतर यह है कि E और S क्वाड्रेंट के लोग धन के लिए काम कर रहे हैं और B और I क्वाड्रेंट के लोगों का ध्यान धन के लिए काम करने में नहीं बल्कि संपत्ति बनाने या एसेट हासिल करने में लगा रहता है। इसी कारण B और I क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति E या S क्वाड्रेंट के व्यक्ति की संपत्ति से अधिक होती है। अगर B या I क्वाड्रेंट का व्यक्ति काम करना बंद कर देता है तब भी उसकी संपत्तियां काम करती हैं और उसके लिए धन कमाती हैं। 3 तरह की संपत्तियां। संपत्ति वाले कॉलम में मुख्य रूप से 3 तरह की संपत्तियां पाई जाती हैं। संपत्ति में B क्वाड्रेंट बिजनेस, रियल एस्टेट और पेपर एसेट।
आर्थिक स्वतंत्रता की आसान योजना। मैंने और मेरी पत्नी ने युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए जिस आसान योजना का पालन किया वह यह थी कि पहले बिजनेस बनाओ और फिर रियल एस्टेट में निवेश करो। जैसा मैंने कहा कि इसमें हमें 1985 से 1994 तक का समय लगा और हमने जब शुरू किया तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर रिटायर हुए तब हमारे पास एक भी शेयर या म्यूचुअल फंड नहीं था। यह हमारी आसान योजना थी और हमें अपनी योजना का पालन किया। कुछ लोगों ने मुझसे यह कहा, आपने अपना बिजनेस पहले क्यों बनाया? इस सवाल के 3 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि बिजनेस बनाने में हमें बहुत अधिक धन मिलना संभव हुआ है। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने उन 11 तरीकों की सूची दी है जिनके द्वारा कोई आदमी अमीर बन सकता है, जैसे धन के लिए किसी से विवाह करना। किम और मेरे लिए अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका बिजनेस बनाना था। दूसरा जवाब यह है कि अमेरिका के टैक्स कानून उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक हैं जो बी क्वाड्रेंट से धन कमाते हैं और उन लोगों को सज़ा देते हैं जो ई क्वाड्रेंट से धन कमाते हैं। सबसे अंत में तीसरा जवाब है बिजनेस बनाना और रियल एस्टेट में निवेश करना। ज़्यादातर अमीर लोग इसी योजना पर चलते हैं। मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद पाया? 2000 के स्टॉक मार्केट क्रैश के बाद कई लोग अब जागने लगे हैं। उन्हें यह एहसास होने लगा है कि स्टॉक और म्यूचुअल फंड जोखिम भरे हैं। स्टॉक मार्केट के क्रैश के बाद कई लोगों के मन में रियल एस्टेट में निवेश करने का ख्याल आया। समस्या यह थी कि कई लोगों के पास रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए या उन जगहों पर रहने के लिए जहां रियल एस्टेट महंगी थी पर्याप्त धन नहीं था। मुझे अक्सर यह सवाल पूछा जाता है कि मैं किस तरह रियल एस्टेट खरीद सकता हूं जबकि मेरे पास किराया चुकाने के बाद मुश्किल से पैसे बचते हैं। मेरा जवाब हमेशा वही रहता है। मैं हमेशा कहता हूं, अपनी दिन की नौकरी करते रहो और पार्ट टाइम बिजनेस बनाना शुरू कर दो। एक बार आपका बिजनेस धन कमाने लगे तो आपका दूसरा कदम होगा कि अपने दिन की नौकरी करते रहना और बिजनेस से होने वाली अतिरिक्त आमदनी से रियल एस्टेट में निवेश खरीदना। इस तरह आप धन के लिए ज़िंदगी भर काम करते रहने के बजाय पूंजी की 2 श्रेणियां बनाना शुरू कर देते हैं। 3 प्रकार की बुद्धि। वित्तीय सफलता के लिए जिस तरह 3 अलग अलग प्रकार की शिक्षा, शैक्षणिक, प्रोफेशनल और वित्तीय शिक्षा जरूरी है, उसी तरह असली दुनिया में वित्तीय सफलता के लिए 3 प्रकार की बुद्धि का आवश्यकता होती है। यह है नंबर 1 मानसिक बुद्धि, आमतौर पर वह जिसे स्कूल में IQ नापा जाता है। नंबर 2 भावनात्मक बुद्धि। यह कहा गया है कि भावनात्मक बुद्धि मानसिक बुद्धि से 25 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। भावनात्मक बुद्धि के उदाहरण हैं बहस करने के बाद भी ठंडे बने रहना, किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना जिसके बारे में आप जानते हैं कि लंबे समय में वह अच्छा जीवन साथी नहीं होगा, और विलंब से संतुष्टि के लिए तैयार रहने की आदत जो तत्काल संतुष्टि करने के विपरीत है, और तत्काल संतुष्टि की आशा करना कई वर्तमान वित्तीय समस्याओं का कारण है। नंबर 3 वित्तीय बुद्धि। मेरे अमीर डैडी कहते थे, आपकी वित्तीय बुद्धि आपके व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नापी जाती है। आपकी वित्तीय बुद्धि इस बात से नापी जाती है कि आप कितना धन कमाते हैं और आप कितना धन रख पाते हैं। आपका धन आपके लिए कितनी बड़ी कड़ी मेहनत करता है और आप उस धन को कितनी पीढ़ियों तक हस्तांतरित कर पाते हैं। स्मार्ट लोग अमीर बनने में असफल क्यों रहते हैं? कई स्मार्ट लोग जैसे मेरे गरीब डैडी अमीर बनने में असफल रहते हैं, हालांकि उनका IQ बहुत अच्छा रहता है और स्कूल में उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहता है। इसका कारण यह है कि उनमें वित्तीय सफलता और संपत्ति के संग्रह के लिए आवश्यक भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। कम फाइनेंशियल IQ के 4 आम लक्षण होते हैं। नंबर 1 वे बहुत धीमे धीमे अमीर बनते हैं क्योंकि वे धन के खेल को बहुत सावधानी से खेलते हैं। चूँकि वे ई क्वाड्रेंट में नौकरी करते हैं, इसीलिए वे अपनी आमदनी का अधिक प्रतिशत हिस्सा टैक्स में दे देते हैं और इस वजह से वे बुद्धिमानी से निवेश करने में असफल रहते हैं और अपने धन को बैंक खाते में रखते हैं। बहुत कम ब्याज कमाते हैं और उन्हें ब्याज से जो थोड़ी थोड़ी बहुत रकम मिलती है और उस पर और भी ऊंची दर से टैक्स लगता है। नंबर 2 बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना। इसमें धैर्य नाम की भावनात्मक बुद्धि का अभाव होता है। यह व्यक्ति अक्सर नौकरियां बदलता रहता है और एक ज़बरदस्त विचार से दूसरे ज़बरदस्त विचार पर कूदता रहता है। यह लोग कुछ शुरू करते हैं और फिर उससे ऊब जाते हैं और छोड़ देते हैं। नंबर 3 भावावेग में खर्च करना। इस व्यक्ति की व्यायाम करने की प्रिय आदत शॉपिंग करना है। ऐसे लोग तब तक खरीदारी करते हैं कि जब तक वे गिर न जाएं। अगर उनके पास धन है तो वे उसे किसी भी सनक पर खर्च कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं, धन मेरी उंगलियों से फिसल जाता है। नंबर 4 किसी मूल्यवान वस्तु का स्वामी बन पाने की अयोग्यता। दूसरे शब्दों में इस व्यक्ति के पास वही वस्तुएं होती हैं
या वह उन चीज़ों के लिए काम करता है जो उसे गरीब बनाती है। उदाहरण के लिए मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया है, जहाँ से वे इसके मालिक बनते हैं और वे इसे बेच देते हैं, कमाई को लेते हैं और उससे क्रेडिट कार्ड बिल या स्टूडेंट लोन का भुगतान कर देते हैं, या एक नई नाव खरीद लेते हैं, या फिर छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में वे चीज़ों को कसकर पकड़े रहते हैं जिनका बहुत कम मूल्य होता है और उन चीज़ों को बेच देते हैं जिनका असली मूल्य है। इन्हीं लोगों में से कई बिजनेस बनाने के बजाय किसी और के लिए काम करना बेहतर समझते हैं और वे किसी ऐसी चीज़ में कड़ी मेहनत करते हैं जो कभी उनके स्वामित्व में नहीं हो पाएगी। डर की भावना इतनी प्रबल होती है कि वे स्वतंत्रता के लिए काम करने के बजाय सुरक्षा के लिए काम करना पसंद करते हैं।